अनपढ़ बहू। एक गांव में हीरालाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी कौशल्या और अपने दो बेटों राकेश और मोहन के साथ रहा करता था। मोहन जहां अपने पति हीरालाल के साथ उसके खेत में हाथ बटाता था, तो वहीं राकेश एक पढ़ा लिखा नौजवान था। वो गांव से कुछ दूर शहर में नौकरी करता था। पूरे गांव में हीरालाल की पत्नी कौशल्या और उसका बड़ा बेटा राकेश ही पढ़े लिखे थे। एक दिन शाम को काम से थका हारा मोहन घर आकर अपनी माँ कौशल्या से बोला, आज तो खेत में बहुत ज्यादा मेहनत पड़ गई। माँ, काफी देर से मुझे चाय की तलब लग रही थी, मुझे एक कप चाय पिला दीजिए। मोहन की बात सुनकर मोहन की माँ कौशल्या क्रोधित होती हुई बोली, खेत में काम करने के बाद लोगों को कब से चाय की तलब लगने लगी? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे किसी ऑफिस में काम करके आए हो। नाराज मत होइए माँ, मैं स्वयं बनाकर पी लूंगा। इतना बोलकर मोहन वहाँ से चला गया। तभी मोहन के पिता हीरालाल कौशल्या से बोले, ये क्या तरीका है कौशल्या? तुम जानती हो कि हमारा छोटा बेटा मोहन कितनी मेहनत करता है। अगर वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है तो अपनी हरकतों की वजह से पढ़ाई लिखाई कभी उसके दिमाग में घुसी ही नहीं। एक हमारा बड़ा बेटा राकेश है, शुरू से ही कितना होशियार था और देखो वो आज कितनी अच्छी जगह पर नौकरी कर रहा है। मुझे तो मोहन को अपना बेटा बताते हुए भी शर्म आती है। तुम्हारा अपने छोटे बेटे के प्रति ये रवैया सही नहीं है। माना कि मोहन के दिमाग में पढ़ाई लिखाई नहीं घुसी, मगर वो मेहनत करने में पीछे नहीं है। मोहन के अंदर जो संस्कार हैं, वो किसी पढ़े लिखे के अंदर भी नहीं है। मैं सब समझ रही हूँ, तुम्हारा इशारा मेरे बड़े बेटे की तरफ है ना। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। जब मेरे माता पिता ने तुम्हारे जैसे अनपढ़ से मेरा विवाह किया था, मुझे तभी महसूस हो गया था कि मेरी किस्मत फूट गई है। सोचा था कि अपने दोनों बेटों को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, पर बेटा भी केवल एक ही पढ़ पाया और दूसरा अनपढ़ का अनपढ़ ही रह गया। इतना बोलकर कौशल्या क्रोधित होती हुई वहाँ से चली गई। अगले दिन मोहन और हीरालाल अपने खेत में काम करके कुछ देर के लिए आराम करने के लिए बैठे ही थे कि तभी वहाँ पर गांव का मुखिया आ पहुँचा और हीरालाल से बोला, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है हीरालाल जी। मुखिया जी, बोलो क्या बात करनी है? मुझे तुम्हारा बड़ा बेटा राकेश बहुत पसंद है और मेरी बिंदिया बिटिया बहुत सुंदर है। मैं चाहता हूँ कि राकेश और मेरी बिटिया का विवाह हो जाए, अगर आपकी इच्छा हो तो। ये तो बड़ी अच्छी बात है मुखिया जी। तुम्हारे घर की बेटी अगर हमारे घर की बहू बनेगी तो वो तो हमारे लिए बहुत सम्मान की बात होगी। लेकिन मैं फिर भी इस बारे में अपनी पत्नी कौशल्या से चर्चा करूंगा। मुखिया मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। शाम को हीरालाल अपनी पत्नी कौशल्या से बोला, कौशल्या, आज खेत में गांव के मुखिया जी मुझसे मिलने के लिए आए थे। उन्हें हमारा बड़ा बेटा राकेश बहुत पसंद है। क्योंकि मेरा बेटा पढ़ा लिखा है और अच्छी नौकरी पर है, वो तो सबको ही पसंद है। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी बिंदिया का विवाह हमारे बेटे राकेश के साथ हो जाए। ये सुनकर कौशल्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मुखिया की हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की भी कि मैं अपने पढ़े लिखे बेटे का विवाह उसकी अनपढ़ बेटी के साथ कर दूंगी। क्या बकवास कर रही हो कौशल्या? तुम जानती भी हो कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो? अरे वो गांव के मुखिया हैं, मुखिया। अरे होगा मुखिया, लेकिन मेरे लिए तो वो भी अनपढ़ और गंवार है। सुनो जी, मैं शहर की रहने वाली हूँ और ये मुखियागिरी तुम्हारे गांव में चलती है, वरना जिस घर से आई हूँ ना, उस घर में तुम्हारे गांव के मुखिया जैसे को हम घर के दरवाजे के पास भी फटकने नहीं देते। वो तो पता नहीं मेरे पिताजी की क्या मजबूरी थी जो उन्होंने मेरा विवाह तुम्हारे जैसे अनपढ़ किसान के साथ कर दिया। मैंने अपने बड़े बेटे राकेश के लिए लड़की पसंद कर ली है। वो शहर की रहने वाली है, उसका नाम है राधा और उसने इस साल बहुत अच्छे नंबरों से एमए पास किया है। खैर, तुम क्या जानो बीए एमए का मतलब क्या होता है। तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया और मुझसे पूछना भी गवारा नहीं समझा? देखिए जी, मैं अपने बड़े बेटे की बहू अपनी पसंद से ही लेकर आऊंगी। हाँ, आप अपने छोटे गवार बेटे मोहन की शादी किसी भी अनपढ़ लड़की से कर सकते हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं। इतना बोलकर कौशल्या वहाँ से चली गई। कुछ ही दिनों में राकेश का विवाह शहर में रहने वाली राधा नाम की एक सुंदर सी लड़की से हो गया।
विवाह के बाद राधा को घर के काम धंधे से कोई मतलब नहीं था। वो केवल अपने कमरे में आराम करती रहती थी और कौशल्या अपनी बहू के आगे पीछे फिरती रहती। एक दिन कौशल्या की पड़ोसी गंगाताई कौशल्या से मिलने के लिए आई कि तभी वहां पर कौशल्या की बहू राधा आ पहुंची और बड़े एटीट्यूड से अपनी सास की ओर देखकर बोली, माँ जी, मैं कमरे में जा रही हूँ। मुझे चाय की बहुत ज्यादा तलब हो रही है। क्या आप मेरे लिए एक कप चाय बना सकती हैं? हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। तू आराम से कमरे में जा। मैं कुछ देर में तेरी पसंद की अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ और दोपहर में मैं तेरी पसंद का राजमा चावल भी बना रही हूँ। खाना तेरे कमरे में पहुँचा दूंगी। राधा चुपचाप मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली गई कि तभी गंगाताई कौशल्या से बोली, ये क्या कर रही हैं आप? बहू को तो आपको चाय पिलाना चाहिए, वो तो उल्टा आपको हुक्म देकर चली गई। क्योंकि मेरी बहू पढ़ी लिखी है और पढ़ी लिखी बहुएं घर का काम धंधा नहीं करती और मुझे उससे काम धंधा करवाना भी नहीं है। अरे मैं हूँ ना घर का काम धंधा करने के लिए। ऐसी बात नहीं है कौशल्या जी, मेरे रिश्तेदारों में भी पढ़ी लिखी बहुएं आई हैं। वो तो घर का सारा काम काज करती हैं। क्षमा करना कौशल्या, पढ़ाई के साथ साथ संस्कार होना भी बहुत जरूरी है। आपकी बहू ने तो मुझे देखकर नमस्ते भी नहीं किया। गंगाताई की बात सुनकर कौशल्या क्रोधित होती हुई बोली, शहर में नमस्ते नहीं बोला जाता, हेलो हाय बोला जाता है। अगर मेरी बहू तुम्हें हेलो हाय बोलती तो ये शब्द तुम्हारे सर के ऊपर से गुजर जाते। कुछ देर बाद गंगाताई वहाँ से चली गई। शाम को हीरालाल अपने बेटे मोहन के साथ घर पर आ गया। इत्तेफाक से राधा अपने पति राकेश के साथ बैठी हुई थी। हीरालाल अपनी बहू राधा की ओर देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, बहू, बहुत प्यास लगी है, एक गिलास पानी पिला दो। सॉरी पिताजी, मैं बहुत थकी हुई हूँ, आप माँ जी को बोल दीजिए। तभी वहाँ पर कौशल्या एक गिलास में पानी लाकर अपने पति हीरालाल से बोली, जी आप बहू से पानी क्यों मांगते हो? मुझसे अपनी मांगे रखो ना, मैं आपके लिए पानी ले आऊंगी। ये लीजिए पानी पी लीजिए। ये सुनकर हीरालाल क्रोधित होकर बोला, अगर मैंने बहू से पानी मांग लिया तो क्या बुरा किया? क्या बहू मुझे एक गिलास पानी भी नहीं पिला सकती? तभी हीरालाल का बड़ा बेटा राकेश गुस्से से बोला, पिताजी, आपको मेरी पत्नी से इस तरह से बात करने का कोई अधिकार नहीं है। इतना बोलकर राकेश अपनी पत्नी राधा को लेकर अपने कमरे में चला गया। तभी कौशल्या मुस्कुराती हुई हीरालाल से बोली, देखिए हमारे परिवार में एक सदस्य और बढ़ गया है और अब मुझसे भी घर का काम काज नहीं होता। क्यों ना हम घर पर एक नौकर रख लें? तो क्या राकेश की पत्नी अब घर का काम काज भी नहीं कर सकती? हीरालाल ने ये बात इतनी तेज कही थी कि उनके शब्द राकेश के कमरे तक जा पहुँचे। राकेश की पत्नी राधा गुस्से से पैर पटकती हुई वहाँ पर पहुँची और अपने ससुर से बोली, शादी का मतलब ये नहीं होता कि बहू अपने घर की गुलामी करे। अगर आपको बहू से अपने घर की गुलामी ही करवानी है तो मोहन की शादी किसी अनपढ़ से कर दीजिए ना। इतना बोलकर राधा दोबारा अपने कमरे में चली गई और कौशल्या मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। तभी मोहन अपने पिता हीरालाल से बोला, पिताजी, आप तो जानते हैं कि माँ, भैया और भाभी से बहस करना बेकार है। तुम सही कह रहे हो मोहन। मुखिया जी अपनी बेटी का रिश्ता राकेश के लिए लेकर आए थे, लेकिन मेरी पत्नी ने होने नहीं दिया। कल मेरे पास मुखिया जी फिर आए थे और उन्हें अपनी बेटी बिंदिया का तुम्हारे साथ विवाह करने में कोई ऐतराज नहीं है। मैं तुम्हारा विवाह बिंदिया से करा दूंगा। बिंदिया एक बहुत ही संस्कारशील लड़की है। पिताजी, आप जिस लड़की से मेरा विवाह करेंगे मैं तैयार हूँ। कुछ ही दिनों में मोहन का विवाह बिंदिया के साथ संपन्न हो गया। शादी के अगले दिन ही बिंदिया ने घर का सारा काम संभाल लिया। वो सुबह ही उठकर चाय बनाकर अपनी सास और ससुर को देने के लिए पहुंची। हीरालाल अपनी पत्नी कौशल्या से मुस्कुराते हुए बोले, देखा तुमने, जब से हमारे बड़े बेटे राकेश का विवाह हुआ है मैं तो उसकी पत्नी की चाय का स्वाद भी नहीं जानता। कौशल्या बुरा सा मुंह बनाते हुए बिंदिया से बोली, 2 कप चाय राकेश के कमरे में भी दे आना। क्यों नहीं माँ जी, जैसी आपकी आज्ञा। उस दिन के बाद बिंदिया सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना स्वयं तैयार करने लगी। वो किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देती थी, मगर उसके इतना काम करने के बाद भी उसकी सास कौशल्या और उसकी बहू राधा उसे अनपढ़ होने का हमेशा ताना मारा करती थी। मगर बिंदिया हमेशा उनका ताना सुनकर मुस्कुरा देती। ये देखकर
वो दोनों और बुरी तरह से जल भुन जाती। एक दिन कौशल्या सीढ़ियों से उतर रही थी कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वो बुरी तरह से गिर गई और अपनी बड़ी बहू राधा को आवाज लगाने लगी। अरे राधा, जल्दी आ, मैं गिर गई, मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। वहां पर राधा दौड़ती हुई आ पहुंची और बड़े ही एटीट्यूड में अपनी सास की ओर देखकर बोली, माफ करना सासू माँ, आपका वेट बहुत भारी है, मैं आपको नहीं उठा सकती। बहू, तू बाहर किसी को आवाज लगाकर यहाँ बुला ले, मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी वहां पर बिंदिया आ पहुंची। अपनी सास को कराहते हुए देखकर वो चौंकते हुए बोली, क्या हुआ आपको? सीढ़ियों से मेरा अचानक पैर फिसल गया। चिंता मत कीजिए। बिंदिया अपनी जेठानी राधा से बोली, भाभी, माँ जी को उठाने में मेरी मदद कीजिए। माफ करना, मैंने अभी अभी हाथों में क्रीम लगाई है और माँ जी के हाथ बहुत ही गंदे हैं। मैं माँ जी को छूकर अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती। इतना बोलकर राधा अपने कमरे में चली गई। तभी मोहन वहां आ पहुंचा। मोहन और राधा ने अपनी माँ को उठाकर उनके कमरे तक पहुंचाया और राधा ने तुरंत अपनी सास के पैरों में तेल मलना शुरू कर दिया। मोहन तुरंत गांव के डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर बिंदिया की ओर देखकर बोला, देखिए, इनके पाँव में मोच है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, ये ठीक हो जाएंगी, इन्हें आराम करने दीजिए। आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, मैं माँ जी को अब यहाँ से हिलने भी नहीं दूंगी। डॉक्टर मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया और उस दिन के बाद बिंदिया अपनी सास की सेवा में दिन रात जुट गई। ये देखकर कौशल्या की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसकी बड़ी बहू राधा अभी तक उसे देखने भी नहीं आई थी। कुछ दिनों के बाद कौशल्या स्वस्थ हो गई और वो अपनी बहू बिंदिया से बोली, मुझे माफ करना बहू, मैं अब तक तुम्हें कितना गलत समझती थी। सच तो ये है कि मेरी सोच ही बहुत गंदी थी। मैं हमेशा समझती थी कि इंसान को अपनी जिंदगी में पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, मगर मैं एक बात भूल गई थी कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ इंसान की जिंदगी में संस्कार का होना भी बहुत जरूरी है। जिस इंसान में संस्कार होते हैं वो भले ही पढ़ा लिखा ना हो, पर वो हजारों लोगों के दिलों पर शासन करने की ताकत रखता है। और जिस इंसान के पास भले ही डिग्रियों का अंबार लगा हो, अगर वो अंदर से संस्कारी ना हो तो उसकी डिग्रियां भी किसी काम की नहीं होती। तभी वहां पर हीरा लाल आ पहुंचा और अपनी पत्नी कौशल्या से बोला, चलो, तुम्हें कम से कम कुछ तो अकल आई। मुझे माफ कर दीजिए, जब से मेरा विवाह हुआ है तब से मैं आपको आपके अनपढ़ होने के ताने दे रही हूँ, जबकि सच ये है कि आज मुझे एहसास हुआ कि इस घर में सबसे बड़ी अनपढ़ तो मैं थी। मैंने आपको कितने ताने दिए, मगर आपने एक भी बार मुझे पलटकर जवाब नहीं दिया। ये थे आपके संस्कार और मेरे पास सिवाय डिग्री के कुछ भी नहीं था। अपना मन छोटा मत करो कौशल्या। सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। उस दिन के बाद कौशल्या अपनी बहू बिंदिया का बहुत ही सम्मान करने लगी, मगर राधा को अभी भी किसी से कोई मतलब नहीं था। एक दिन अचानक राधा सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके चेहरे पर काले रंग के दाग फैले हुए थे। ये देखकर राधा बुरी तरह से घबरा गई और चीखने लगी। राधा की चीख सुनकर सारे परिवार वाले वहां पर एकत्रित हो गए। कौशल्या राधा की ओर देखकर बोली, ये क्या हुआ बहू, तुम्हारे चेहरे पर ये काले दाग कैसे हो गए? पता नहीं माँ जी, शायद कोई इन्फेक्शन हुआ है। आप चिंता मत कीजिए भाभी, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। कुछ ही देर में डॉक्टर राधा का चेकअप करने के लिए आ जाता है। डॉक्टर राधा की ओर कुछ चेक करके कौशल्या और बिंदिया की ओर देखकर बोलता है, देखिए, इन्हें इन्फेक्शन हुआ है। इन्हें घर के किसी ऐसे कमरे में रखिए जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, क्योंकि ये इन्फेक्शन छूकर फैलता है। आप में से किसी को भी हो सकता है। ये सुनकर कौशल्या और स्वयं राधा का पति राकेश बुरी तरह से घबरा गया। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं राधा को अपने घर के बाहर बनी हुई झोपड़ी में शिफ्ट कर दूंगा। मैं नहीं चाहता कि उसका इन्फेक्शन मुझे भी लग जाए। तभी बिंदिया राकेश से बोली, नहीं जेठ जी, भाभी कहीं नहीं जाएंगी, मैं भाभी की सेवा करूंगी। देखिए, आप समझ नहीं रही हैं।
इन्फेक्शन आपको भी हो सकता है। अगर किसी की सेवा करने से मुझे कुछ देर के लिए तकलीफ होती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। बस मैं चाहती हूँ कि भाभी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और मुझे विश्वास है कि जो किसी की सच्चे मन से सेवा करता है भगवान उसे कभी भी तकलीफ नहीं देते। उस दिन के बाद बिंदिया अपनी जेठानी राधा की दिन रात सेवा करने लगी। कुछ ही दिनों में राधा स्वस्थ हो गई। राधा आंखों में आंसू लिए हुए बिंदिया की ओर देखकर बोली, मुझे माफ कर दो। मुझे समझ आ गया है कि हमें दूसरों का कल्चर अपनाने के बजाय अपनी भारतीय संस्कृति को ही अपनाना चाहिए। कोई बात नहीं भाभी, आपने अब तक मुझे जितने भी ताने दिए मैंने आपको माफ कर दिया, क्योंकि मैंने आपको अपनी बड़ी बहन समझा है। उस दिन के बाद पूरा परिवार पढ़ाई लिखाई का भेद मिटाकर एक साथ रहने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी पढ़ाई पर ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए और पढ़ाई के साथ साथ संस्कारों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमें ऊंची डिग्री नहीं, महान तो हमें हमारे संस्कार बनाते हैं।